नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है और इसके अंतर्गत हमने जो है आपको इंडियन पॉलिटी कवर करा दी है। पूरी इंडियन पॉलिटी जो है हमारी हो गई है। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो है ये है आपका भारत के भूगोल से संबंधित। भारत के भूगोल को हम जो है आपको डिटेल वाइज पढ़ाने वाले हैं और इसमें कितने टॉपिक होंगे, सामान्य परिचय, भारत के पड़ोसी देश और अपवाह तंत्र वगैरह है ना, और इसमें भारत का भौतिक स्वरूप, तो सारे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सब हम आपको यहाँ पर डिस्कस कराने वाले हैं। और 2-3 वीडियो में जो है पूरा इंडियन ज्योग्राफी हम आपको कवर करा देंगे, जिस तरह से हमने इंडियन पॉलिटी कवर कराई है। ठीक है, तो पॉलिटी कवर हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन की सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएगी यूपीपीसीएस आरओआरओ से संबंधित। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो भारत के भूगोल से संबंधित। टॉपिक आपने देख लिए हैं, कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं। सामान्य परिचय, भारत के पड़ोसी देश, भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह तंत्र, नदियों के किनारे, और इसी तरह से भारत की जनगणना भी जो है सबसे बाद में आपको देखने को मिलेगी इन्हीं वीडियो के अंदर। और अभी जो है हमारे चैनल पर एक टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाली है 50 क्वेश्चन की, वो भी आपको देख लेनी है। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। सबसे पहले हमारा यहाँ पर हो जाता है भारत के भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, और पहला जो टॉपिक है ये है हमारा यहाँ पर सामान्य परिचय भारत के भूगोल का। और भारत के भूगोल का जो सामान्य परिचय है उससे क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो कहा गया है, भारत की मुख्य भूमि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर ये माना जाता है। तो किस तरह से इसको जो कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ हमारी पूरी जो है यहाँ पर पृथ्वी हो जाती है और इसके बीचों बीच से गुजरती है भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के जब हम भारत की स्थिति को देखते हैं तो यहाँ पर जो है इस तरह से कुछ यहाँ पर भारत देखने को आपको मिल जाएगा, और कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है, एक तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध में हो गया है। ठीक है, तो 2 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहा गया है और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहा गया है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से, और 37 डिग्री ऊपर का जो है इसकी फिगर आ जाती है। तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ये देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से अब यहाँ पर बात करेंगे, जो ये हमारा यहाँ पर देशांतर शुरू हो जाते हैं, तो देशांतर कितना है, तो देशांतर हो जाएगा पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो दोनों देशांतर पूर्वी हैं। एक 68 डिग्री से शुरू हो जाता है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 97 डिग्री पर। ठीक है, तो ये 97 डिग्री की लाइन है और ये यहाँ पर आपकी देखने को मिलेगी 68 डिग्री जो 7 मिनट की। ठीक, तो इनके बीच में ही आपको भारत देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ें आपने समझ ली है। इसके बाद भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की गई, जो भारत का आपका क्षेत्रफल है वो हो जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इतना जो है हमारे भारत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 6,40,932 गाँव हैं टोटल। पूरे भारत की बात की गई है यहाँ पर। पूरे भारत में गाँवों की अगर आपसे संख्या पूछी जाएगी तो 6,40,932 गाँव हो जाएंगे पूरे भारत में। ये सभी चीज़ें, जितने भी आपके पॉइंट हैं, सब चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं आपकी परीक्षा में। इसके बाद भारत स्थलमंडल में, जो स्थलमंडल के अनुसार 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है। और ये जो भूभाग है पूरी आपकी जो है स्थलमंडल का है, तो स्थलमंडल का 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है आपका भारत। और भारत में संपूर्ण विश्व की बात करेंगे, पूरे विश्व की बात करेंगे तो 17.5 जनसंख्या निवास करती है। ये करती है आपकी पूरे भारत में। पूरे विश्व का अगर परसेंटेज निकाला जाएगा, पूरी पृथ्वी पर जितने लोग रहते हैं उस जनसंख्या का परसेंटेज निकालेंगे तो 17.5% अकेले भारत में ही निवास करती है जनसंख्या। ठीक है, और ये कहाँ से लिए गए हैं आंकड़े, थे 2011 की जो आपके अंतिम आंकड़े हैं उसके अनुसार ये फिगर बताई गई है। 2011 की जनगणना से ही आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी आंकड़ों को लेकर। ठीक है, क्योंकि उसके बाद अभी जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 से ही जो है आपके आंकड़े यहाँ पर लिए जाते हैं।
इसके बाद अगला पॉइंट बनता है हमारा, भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। और ये दूसरा बड़ा देश है, ये जो है अब हमारा देश पहला हो गया है। ठीक है, चीन को पछाड़कर हम जो है नंबर 1 पर आ गए हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आप सभी जानते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां हो जाता है। भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में देखने को मिलता है। भारत का जो विस्तार है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में देखने को मिलेगा और समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में स्थित हो जाएगा। जो पूरा हमारा भारत है वो मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में स्थित देखने को आपको मिल जाता है। इसके बाद कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर ही गुजरती है। भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करती है आपकी कर्क रेखा लगभग। ठीक है, तो लगभग बीचों बीच से होकर ये गुजर जाती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। इस रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं। कौन कौन से हैं ये नाम आपको याद रखने हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्य हो जाते हैं जिनसे आपकी कर्क रेखा गुजरती है भारत से। इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी गुजरात, उत्तरी हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य जो है तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाता है 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक जो पूर्वी राज्य है, पूर्वी राज्य की बात की गई, ये हमारा भारत हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूर्वी राज्य की बात करेंगे तो पूर्वी राज्य हमारा हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद बात करेंगे जो हमारा हो जाता है पश्चिमी, तो पश्चिमी हो जाता है यहाँ पर गुजरात। और एक आपका उत्तरी राज्य जो है, उत्तरी राज्य की बात की गई है तो उत्तरी राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आप समझेंगे कि यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी आता है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, यहाँ बात की गई है राज्य की, तो राज्य हो जाता है यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश। इसके बाद अगर बात करेंगे आपका दक्षिणी की, तो यहाँ पर आ जाता है तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो है राज्य की बात की गई है, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं की गई है। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में, यहाँ जो ऊपर का जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ कर दिया गया है। सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख देखने को मिलेगा। दक्षिणी भाग में आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तरी भाग में लद्दाख होगा और दक्षिणी भाग में आपको अंडमान निकोबार द्वीप देखने को मिलेगा। इनसे और भी पॉइंट बनते हैं, जैसे यहाँ पर बना हुआ है भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु, ये हो जाता है इंदिरा पॉइंट और ये आपको ग्रेट निकोबार या फिर बड़ा निकोबार में देखने को मिल जाएगा। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है। ये तो हो गया है सुदूरस्थ बिंदु, दक्षिणी बिंदु भारत का। ठीक है, यानी सबसे दूर जो बिंदु है भारत का वो है आपका ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि यानी इस क्षेत्र की ये बात कर रहे हैं, तो मुख्य भूमि का हो जाता है कन्याकुमारी, जो आपका यहाँ पर तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको समझनी है। एक आपका सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर अंडमान निकोबार में देखने को आपको मिलता है, और एक हो जाएगा आपका मुख्य भूमि का कन्याकुमारी में। इसके बाद इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट था, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। पिगमिलियन पॉइंट किसका पुराना नाम था, तो ये इंदिरा पॉइंट का ही नाम हो जाता है आपका पिगमिलियन पॉइंट। इसके बाद भारत का सुदूरस्थ उत्तरी जो बिंदु है वो सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल, जो लद्दाख में इस समय, वो हो जाता है जो आपका उत्तरी बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु आपने देख लिया और उत्तरी बिंदु भी आपने यहाँ पर देख लिया है। भारत का सुदूरस्थ जो पूर्वी बिंदु है यह हो जाता है किबिथु, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और उसी तरह से पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो ये हो जाता है गुहार मोती, जो आपका गुजरात में देखने को मिल जाएगा। और जब आपसे टाइम जोन की बात की जाएगी कि भारत का जो है गुजरात से लेकर और आपका अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम है वो कितना है, तो ये आपका अरुणाचल के किबुथु से लिया जाएगा और आपका गुजरात के गुहार मोती को यहाँ पर जो है ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो है टाइम जोन आपसे पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट बनता है हमारा, भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है और यहाँ उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर ये हो जाएगी। भूभाग की बात की गई है तो आपका जो ये आपका भारत हो जाता है कुछ इस तरह से। और यहाँ बात की गई है जो आपका पश्चिम से पूर्व से बात करेंगे पश्चिम की। ठीक है, तो ये पूर्व से पश्चिम हो जाता है, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो ये हो जाती है 2933 किलोमीटर। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे अगर उत्तर से दक्षिण की, तो ये हो जाता है आपका 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है।
इसके बाद भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो हो जाती है 15,106 किलोमीटर। ये स्थलीय सीमा की लंबाई है भारत की। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई ये हो जाती है 5,422 किलोमीटर। ये है आपका मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जो आपकी द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई, तो ये हो जाती है, द्वीपों सहित पूछी गई है तो 7,516.5 किलोमीटर हो जाती है। द्वीपों सहित पूछी गई है कुल तटीय सीमा की लंबाई। इसके बाद अगला पॉइंट बनता है भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात हो जाता है। 1214.70 किलोमीटर की इसकी सीमा हो जाती है। यहाँ पूछा गया है सर्वाधिक सीमा की लंबाई वाला राज्य गुजरात। जबकि सर्वाधिक जो तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी जो सीमा की लंबाई हो जाती है वो हो जाती है 1962 किलोमीटर। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा यहाँ से बनता है गोवा से। तो गोवा से पूछा जाएगा कि तट रेखा सबसे छोटी किसकी है, तो ये गोवा की हो जाती है। राज्यों की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो गोवा की तट रेखा सबसे छोटी हो जाती है मात्र 101 किलोमीटर की। और यहाँ बताया गया भारत के 9 राज्यों की जो सीमा है वो समुद्र से लगती है। कौन कौन से राज्य हो जाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये पूरा क्रम दिखाया गया है। यहाँ से जब हम चलेंगे इस तरह से ये यहाँ पर क्रम आपका दिखाया गया है। और ये जो 9 राज्य हैं भारत के, ये आपके लगे हुए हैं समुद्री सीमा से। इसके बाद विशाल देशांतरीय विस्तार के कारण भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर देखने को आपको मिल जाता है। जो हमने अभी बताया था आपको, ये यहाँ पर जो है, यहाँ से अगर चलेंगे आप भारत से, तो यहाँ से लेकर भारत है और यहाँ तक भारत है। तो यहाँ से लेकर जब हम गुहार मोती गुजरात से चलेंगे और किबुतु अरुणाचल प्रदेश तक, तो यहाँ पर जो है 2 घंटे का अंतर आपको देखने को मिल जाता है देशांतरों के बीच में, ठीक है। तो इतनी बातें भी आपको समझनी है, 2 घंटे का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट बनता है भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो हो जाती है आपकी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से जो है ये लिया गया है। और ये जो पूर्वी देशांतर है तो ये आपकी गुजरती है 5 राज्यों से, वो भी हम बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ बताया गया 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि से होकर यहाँ पर गुजरती है, ठीक है। कहाँ से गुजरती है, तो प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से होकर ये गुजरती है आपकी पूर्वी देशांतर रेखा, जो 82 डिग्री 30 मिनट हो जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट जो बनता है आपका, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हो जाते हैं वो नाम आपको याद रखना जरूरी है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके 5 राज्य जिनसे होकर आपकी गुजरती है 82.5 डिग्री। तो 82.5 जो है कुछ इस तरह से गुजरती है भारत की, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपने समझ लिया है और इन्हीं पर जो है यहाँ पर 5 राज्य आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप समझ जाएंगे। इसके बाद भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे हो जाएगा। ये पूरी आपकी पृथ्वी है और यहाँ पर जो है ये आपका हो जाती है जो ग्रीनविच है मानक समय रेखा जो है, और यहाँ पर हमारा भारत आ जाता है। तो यहाँ पर जो भारत से लिया गया है, भारत के जो 82.5 डिग्री है वहाँ पर से ये समय लिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक जब चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको ये 5.5 घंटे का अंतर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बताइए ये आपकी ग्रीनविच रेखा है और ये आपकी 82.5 डिग्री जो रेखा है याम्योत्तर ये भारत से गुजरती है। इसके बाद हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हो जाता है भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और उसके पड़ोसी देशों से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कहा गया है आपसे भारत के निकटतम पड़ोसी देशों से क्या क्या आपका पूछा जाता है। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। तो ये सभी जो हैं भारत के पड़ोसी देश हो जाते हैं। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या 7 है जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है। जो स्थल से टच हो रहे हैं वो 7 जो है देश लगे हुए हैं भारत की स्थलीय सीमा से। और भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है।
इसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है आपसे भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। जो सीमाएं हैं भारत की वो प्राकृतिक भी देखने को मिलेंगी और एक आपकी मानव निर्मित भी देखने को मिलेगी। और मानव निर्मित सीमा में कुछ अध्यारोपित सीमाएं भी हैं जिनको अध्यारोपित किया गया है। ठीक है, तो अध्यारोपित वह सीमा रेखा होती है जिसे संबंधित देशों के अतिरिक्त किसी तीसरी शक्ति द्वारा अध्यारोपित किया है। ठीक, उसी तरह से जैसे हमारी हो जाती है ये, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा हो जाती है वो हो जाती है हमारी रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो इसको याद रखना है, रेड क्लिफ ये रेखा हो जाती है और ये अध्यारोपित ही सीमा कही जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी रेड क्लिफ रेखा और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है जिसको अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण माना जाएगा। इसके बाद भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार और उत्तर में भूटान से मिलती है। तो ये सीमाएं हैं जो हमारा पूरा भारत है किस किस से मिलती हैं ये आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है ये देखने को मिलेगी आपकी बांग्लादेश के साथ में। इसकी सीमा की लंबाई की बात करेंगे तो 4096.7 किलोमीटर की लंबाई हो जाती है बांग्लादेश के साथ। अगर सबसे छोटी सीमा की बात करते हैं तो ये हो जाती है 106 किलोमीटर की मात्र, और ये है हमारी अफगानिस्तान के साथ में। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको समझना है। सबसे लंबी सीमा भारत की कहाँ से मिलती है तो ये मिलती है आपकी बांग्लादेश से, 4096.7 किलोमीटर की इसकी लंबाई हो जाती है। सबसे छोटी भी आपसे पूछी जाती है आपकी परीक्षा में तो ये हो जाती है अफगानिस्तान के साथ और 106 किलोमीटर की मात्र हो जाती है ये सीमा। इसके बाद पंजाब की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले केंद्र शासित और राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पंजाब हो जाएगा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, और ये कब से हैं तो ये 31 अक्टूबर हो जाता है 2019 से। ये जो है यहाँ पर अब जो है लद्दाख को भी जोड़ दिया गया है। पहले ये 4 से ही जो है आपकी लगी हुई थी। पंजाब से लगी थी पहले, फिर राजस्थान से, गुजरात से और जम्मू कश्मीर से, लेकिन अब इसमें जो है लद्दाख को भी केंद्र शासित अलग बना दिया गया है। तो यहाँ से भी आपकी सीमा यहाँ पर जो है जुड़ जाती है। ठीक है, तो 2019 के बाद से लद्दाख को भी यहाँ पर ऐड किया गया है। इसके बाद भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं उनमें आपके पश्चिमी बंगाल आ जाएगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। यानी भूटान से केवल 4 जो राज्यों की सीमा है वो लगती है हमारी भूटान के साथ में। अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश एकमात्र है और ये हो जाता है लद्दाख, और ये भी बना है आपका 31 अक्टूबर 2019 से। उससे पहले यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर ये हुआ करता था। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य ये हो जाता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये चीन की सीमा को भी स्पर्श करते हैं हमारे 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, ये हो जाता है लद्दाख, और ये भी आपका 2019 के बाद से हो जाएगा। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन कौन से हो जाएंगे तो एक आपका मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। यानी बांग्लादेश से जो है आपकी 5 राज्यों की सीमा मिलती है भारत के। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये सब जो है आपने पढ़ा हुआ है। त्रिपुरा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से, अंतर्राष्ट्रीय देशों से घिरा हुआ है, तो वो हो जाता है हमारा त्रिपुरा, और ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3 तरफ से। इसके बाद म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाला जो राज्य है उसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम आ जाएगा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, ये भी आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट बनता है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, उनमें आपका उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यानी 5 जो राज्य हैं वो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश जो है वो आपका श्रीलंका हो जाएगा, और जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग यानी तमिलनाडु से पृथक
होता है। ठीक है, तो तमिलनाडु से अगर आपको श्रीलंका जाना है तो आपको तमिलनाडु से होकर जाना होगा, और तमिलनाडु से पृथक होता है आपका श्रीलंका, जो भारत का सर्वाधिक निकटतम पड़ोसी माना जाता है जलीय सीमा के मामले में। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों जिसमें नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं 3 देशों से मिलती है, एक नेपाल से, भूटान से और एक आपका चीन से भी। पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ द्वारा अलग होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चीन और भारत के बीच में आपको मैकमोहन रेखा देखने को मिलेगी, और अफगानिस्तान और भारत के बीच आपको देखने को मिलेगी डूरंट रेखा। तीनों रेखाओं का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट आ जाएगा, भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत के भौतिक स्वरूप से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम देख लेते हैं। तो भारत के भौतिक स्वरूप से यहाँ पूछा जाएगा आपसे, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है भारत को भौतिक जो आपका स्वरूप है उसके अनुसार। सबसे एक हो जाता है आपका उत्तर, जो आपका उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है। दूसरा हो जाता है प्रायद्वीपीय पठार, फिर विशाल मैदान, और द्वीपीय तथा तटीय मैदान यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 10.6% भूभाग पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं, 18% पर भूभाग और पहाड़ियाँ हैं, 27% भूभाग और पठार हैं, और 43% भूभाग जो है विस्तृत मैदान का विस्तार यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरी जो डिटेल है ये आपको बड़े आराम से पढ़ लेनी है, यहाँ से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इसके बाद सबसे पहला जो है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर उत्तरी पर्वतीय पठार, ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है। तो हिमालय पर्वत का निर्माण तैतीस सागर के मलबे द्वारा या फिर अवसादों में वलन पड़ने के कारण माना जाता है। ठीक है, आधुनिक भूगोलविदों का मानना है कि हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तन के कारण हुआ है। ये माना जाता है, ये आपकी थ्योरी दी गई हैं, अलग अलग जो है भूगोलविदों ने अलग अलग थ्योरी दी है। तो किसी ने कहा है जो ये हिमालय का निर्माण हुआ है ये आपका तैतीस सागर से हुआ है, और किसी ने कहा है हिमालय का जो निर्माण है ये प्लेट विवर्तनी सिद्धांत से हुआ है। तो हिमालय के निर्माण की आयु के आधार पर एवं बलों की तीव्रता के आधार पर 4 प्रमुख समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में इसको बांटा जा सकता है। हिमालय को 4 पार्ट में बांटा जाता है। एक आपका, जैसे हम ऊपर की तरफ से चलेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा ये भारत है। ठीक है, तो इसको सबसे ऊपर की तरफ चलेंगे, यहाँ हमारा देखने को मिल जाएगा आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चले गए हम तो ये हमारा आ जाता है वृद्ध हिमालय, जिसको महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो फिर चलेंगे हम तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा लघु हिमालय। ठीक है, जिसको मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा हमारा बाह्य हिमालय, जिसको शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो शिवालिक के नाम से ही इसको फेमस किया गया है। ये शिवालिक है, ये मध्य हिमालय, ये वृद्ध हिमालय, और ये आपका हो जाता है ट्रांस हिमालय। तो चारों हिमालय यहाँ पर आपने देख लिए। तो इस तरह से जो है हिमालय को 4 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। इसके बाद यहाँ हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है हिमालय का। तो हिमालय की सभी श्रेणियाँ का उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। जो टर्सरी काल है उसके विभिन्न युगों में हिमालय की सभी श्रेणियों का जो उत्थान माना गया है। ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में अंतर्गत इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये पर्वत श्रेणियाँ आती हैं आपके ट्रांस हिमालय के अंदर। ठीक है, तो ये आपका भारत है, और यहाँ पर आपको ये श्रेणियाँ पूरी जो है देखने को मिल जाती हैं। तो ये आपका जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट माना जाता है। इसके बाद काराकोरम की जो सर्वोच्च चोटी है वो K2 है, या फिर इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। ये हो जाएगी आपकी 8611 मीटर की। ठीक है, K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन इसको कहा जाता है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। जो हमारी काराकोरम श्रेणी है उसको उच्च एशिया की रीढ़ भी माना जाता है। इसके बाद सिंधु सांगपो जो सिचर क्षेत्र है इसको इंडस सांगपो सचर जोन कहा जाता है, जिसमें ट्रांस हिमालय को वृद्ध हिमालय से ये अलग करता है। जो आपका ये क्षेत्र है सिंधु सांगपो सिचर क्षेत्र इसको बोला जाता है, सचर जोन। तो ये जो है ट्रांस हिमालय को वृद्ध हिमालय से अलग करने का काम करता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम यहाँ पर वृद्ध हिमालय। तो वृद्ध हिमालय का या फिर हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी का निर्माण यहाँ पर करता है वृद्ध हिमालय में। और हिमालय पर्वत श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है माउंट एवरेस्ट,
और इसकी जो ऊंचाई है ये हो जाती है 8,848 मीटर। कहीं कहीं आपको 8,850 मीटर भी ये देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर ठीक बताई गई हैं और कहीं पर आपको 8,848.8 मीटर भी देखने को ये मिल जाएगी। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाती है आपकी नेपाल में, जो वृद्ध हिमालय का पार्ट माना जाता है। इसके बाद नेपाल की एवं चीन के आधिकारिक रूप से माउंट एवरेस्ट की नवीनतम ऊंचाई जो है ये मानी है 8,848.86 मीटर यहाँ पर घोषित ये कर दी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और कंचनजंगा ये भारत में हो जाती है, तो ये हो जाती है 8,598 मीटर। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा ये सभी जो है वृद्ध हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ मानी जाती हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम बिल्कुल डिटेल वाइज यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपकी समझ में सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि हम एक कहानी के माध्यम से जो है ये सारी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और डिटेल वाइज हम यहाँ पर चल रहे हैं। इसके बाद मैन सेंट्रल थ्रस्ट की बात करेंगे। जो मैन सेंट्रल थ्रस्ट है वृद्ध हिमालय को लघु हिमालय से ये अलग करता है। मैन सेंट्रल थ्रस्ट है वृद्ध हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। लघु हिमालय की बात की गई है यहाँ पर, तो लघु हिमालय शिवालिक हिमालय तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। जो लघु हिमालय है और शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित हो जाएगा। इसके बाद लघु हिमालय मध्य हिमालय अर्थात हिमाचल श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधार और नाग टिप्पा श्रेणियाँ देखने को आपको मिल जाएंगी। ये कहाँ देखने को मिलेंगी? ये मिलेंगी आपकी लघु हिमालय में। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। जो पीर पंजाल है ये आपको देखने को मिल जाएगी लघु हिमालय में। ठीक है, अटल टनल पीर पंजाल श्रेणी को पार करती है। जो अटल टनल है ये आपकी पीर पंजाल श्रेणी को पार करती है। वृद्ध और लघु हिमालय के मध्य आपको लाहौल स्पीति, कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा ये घाटियां देखने को मिलेंगी आपकी वृद्ध और लघु हिमालय के मध्य में। इसके बाद लघु हिमालय में अल्पाइन चारागाह स्थित है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग या फिर गुलमर्ग या सोनमर्ग और उत्तराखंड में इनको बुग्याल या फिर पयार के नाम से जाना जाता है। ये भी कई बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनता है, जो लघु हिमालय में अल्पाइन चारागाह हैं उनको कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाएगा कश्मीर में मर्ग या फिर गुलमर्ग और सोनमर्ग के नाम से, और उत्तराखंड में बुग्याल या फिर पयार के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद मसूरी, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग ये सभी लघु हिमालय में ही स्थित आपके क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो इनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ स्थित है ये आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके बाद मैन बाउंड्री फॉल्ट ये लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। तो सबसे नीचे की जो हमारी श्रेणी है ये शिवालिक हिमालय है। इसके ऊपर जो हमने देखा ये हमने देखा लघु हिमालय, उसके ऊपर महान हिमालय था और सबसे ऊपर हमारा ट्रांस हिमालय था। तो अब हम बात करेंगे आपकी ये आपका बाह्य हिमालय, जिसको आप शिवालिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं। जो बाह्य हिमालय है उसको शिवालिक या निम्न हिमालय भी कहते हैं और यह हिमालय का नवीनतम भाग है। ठीक है, जो बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय है ये हिमालय का नवीनतम भाग भी माना जाता है। लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच अन्य जो अनेक घाटियाँ हैं वो मौजूद हैं और पश्चिम में इन घाटियों को दून या फिर पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से दक्षिण की तरफ चलेंगे तो उनको जो है देहरादून के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो देहरादून जो है उसी का ये उदाहरण माना जाएगा। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है और तराई दलदली और वन आच्छादित प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, तो ये तराई जो है शिवालिक के नीचे वाले भाग को आपका तराई क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई गई हैं फिगर के माध्यम से। हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है वो किस किस तरह से हुआ है, प्रादेशिक विभाजन की बात की गई है। तो प्रादेशिक विभाजन यानी कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर हमें इसका विभाजन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है हमने 4 पार्ट देखे हैं। ऊपर की तरफ से हमने ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर आ जाता है आपका शिवालिक हिमालय। उसी तरह से जब हम चलेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले देखने को मिलेगा हमें पंजाब हिमालय, इसके बाद दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगा हमें कुमाऊं हिमालय, तीसरे नंबर पर देखने को मिलेगा हमें नेपाल हिमालय। ठीक है, पूरा जो डिटेल में भी हम कवर करेंगे और सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर असम हिमालय। ठीक है, तो 4 तरह से हिमालय को जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ भी जो है यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की तरफ भी जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है पूरे
हिमालय को, ठीक है। और उत्तर से अगर दक्षिण की बात करेंगे उसको भी 4 पार्ट में ही डिवाइड किया गया है। तो सभी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल डिटेल वाइज आपको बताई गई हैं। तो सबसे पहला कौन सा हमारा पंजाब हिमालय, ठीक है। तो पंजाब हिमालय का जो क्षेत्र है ये आपका, नदियाँ पूछी जाती हैं किस किस के बीच का ये क्षेत्र माना जाता है। तो सिंधु सबसे पहले जब हम चलेंगे, ये हमारा भारत है, तो यहाँ पर हमारी ये सिंधु कुछ इस तरह से चली जाती है। तो सिंधु और सतलज, यहाँ पर आपकी सतलज हो जाती है, ये आपकी सिंधु हो जाती है। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है ये जो क्षेत्र आपको यहाँ देख रहे हैं, ये क्षेत्र हो जाता है आपका पंजाब हिमालय का, ठीक है। तो यहाँ पर सतलज आ जाती है और ये आपकी आ जाती है सिंधु। तो सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है ये कहा जाता है आपका पंजाब हिमालय, ठीक। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर समझ ली है। और यहाँ पर इसकी जो लंबाई की बात करेंगे तो ये हो जाती है 560 किलोमीटर, यानी यहाँ से और यहाँ तक जब आप चलेंगे तो ये 560 किलोमीटर की लंबाई यहाँ पर हो जाती है, ठीक। ये चीज़ आपने समझ ली है। अब यहीं से हम जो दूसरा हमारा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक और लाइन खींच देते हैं और अब ये सतलज इधर की तरफ जो है सतलज है, यहाँ देख सकते हैं आप। और इधर कौन सी है, तो इधर आ जाती है पर काली नदी, ठीक है। तो काली और सतलज के बीच का जो ये यहाँ पर भाग आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भाग आप यहाँ देख रहे हैं सतलज और काली के बीच में, तो ये कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है आपका कुमाऊं हिमालय। तो दूसरा हमने कौन सा बताया आपको, कुमाऊं हिमालय। पहला कौन सा है यहाँ पर, ये हो जाता है पंजाब हिमालय। दूसरा बन जाता है आपका कुमाऊं हिमालय। अब कुमाऊं हिमालय की जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर दिखाई गई है आपको सतलज, और सतलज से यहाँ पर दिखाई गई है आपको ये काली नदी, ठीक है। तो काली और सतलज के बीच में देखने को मिलेगा आपको 320 किलोमीटर का ये क्षेत्र हो जाता है, और ये हो जाता है आपका कुमाऊं हिमालय। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा तीसरा है तो इसको भी देख लेते हैं। जब हम यहाँ पर, पहला हमारा कौन सा है, तो पहला हमारा यहाँ पर देख लिया हमने पंजाब हिमालय, ठीक है। दूसरा हो गया है हमारा ये कुमाऊं हिमालय। तीसरा हो गया है हमारा अब ये यहाँ पर नेपाल हिमालय, ठीक है। तो नेपाल हिमालय में जब हम बात करेंगे तो यहाँ कौन सी नदी थी, ये काली नदी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और काली और तीस्ता, ये काली और तीस्ता के बीच का जो पूरा क्षेत्र है ये देखने को मिल जाएगा आपका नेपाल हिमालय का पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 4 तरह से हमने इसको बांटा था। सबसे पहले पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम, तो 3 हो गए हैं। सबसे पहले हमने देखा पंजाब, दूसरा हमने देखा है कुमाऊं, तीसरा हमने देखा नेपाल। तो अब एक ही तो बचा हमारा सामने, जो हमारा हो जाता है असम हिमालय। और असम जो हिमालय है किन किन नदियों के बीच में, तो यहाँ पर जो तीस्ता है, तीस्ता नदी से लेकर और यहाँ पर आ जाएगी अरुणाचल प्रदेश में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, और इसको जो है पूरे क्षेत्र को कहा जाता है आपका असम हिमालय, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपने यहाँ समझ ली है। जो हिमालय है, हिमालय का आपने उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखा है, और यहाँ पर जो है पश्चिम से पूर्व का विस्तार भी देखा है, ठीक है। इनकी जो आपको डिटेल वाइज यहाँ पर ये दिखाया गया है, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच में, और 800 किलोमीटर का ये क्षेत्र हो जाता है। यानी सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है आपका नेपाल हिमालय का। इसके बाद असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य है, और ये क्षेत्र हो जाता है आपका 720 किलोमीटर का। सबसे छोटा भी आपका यहाँ से एक बार क्वेश्चन बना था, सबसे छोटा जो आपका हिमालय है वो कौन सा होता है, तो ये बनता है आपका कुमाऊं हिमालय, जिसको सबसे छोटा ये माना जाएगा। यानी मात्र 320 किलोमीटर का ये क्षेत्र आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ ली है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है। तो प्रायद्वीपीय पठार देख लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है, और प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख रूप से 2 भाग माने जाते हैं। एक आपका मध्य उच्च भूमि और दूसरा हो जाता है दक्कन का पठार, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार की हम बात कर रहे हैं। एक आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मध्य उच्च भूमि, और दूसरा देखने को मिलता है दक्कन का पठार। इसके बाद अरावली की पहाड़ी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली की जो पहाड़ी है ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और अरावली जो है भारत के साथ साथ विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक भी मानी जाती है। जो अरावली श्रृंखला है ये भारत से साथ साथ विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। इसके बाद अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये हो जाती है आपकी 1722 मीटर की, और गुरु शिखर अरावली के माउंट आबू पर स्थित भी हो जाता है, ठीक है। जो माउंट आबू का जो उच्च शिखर है वो हो जाता है आपका गुरु शिखर, और ये अरावली का हो जाता है माउंट आबू पर स्थित।
यहाँ दिखाई गई है बनास नदी, तो बनास हो जाती है अरावली के पूर्वी भाग से निकलती है आपकी बनास नदी, और मालवा का पठार तथा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित ये हो जाएगा। ठीक है, तो मालवा का पठार हो जाता है ये, और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हो जाएगा मालवा का पठार। चंबल तथा बेतवा नदी मालवे के पठार से ही निकलती है। आपसे यही पूछ लिया जाएगा जो चंबल नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपकी मालवा के पठार से। इसके बाद हमारा यहाँ पर बनता है अगला पॉइंट, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वतमाला अलग करती है। जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वतमाला अलग करती है, और विंध्य पर्वतमाला कहाँ हो जाएगी, तो यहाँ पर जो है ये विंध्य पर्वतमाला हो जाती है भारत के बीचों बीच भाग में। और मैकाल पठार जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से आपके जो है सुमेलित करने के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं इस तरह के। तो मैकाल पठार कहाँ स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित हो जाएगा। और सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक के पास से ही हुई है। ठीक है, तो सोन नदी जो है इसकी उत्पत्ति हुई है आपकी अमरकंटक के पास से ही। मैकाल पठार के पश्चिम भाग से नर्मदा नदी निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। जो मैकाल पठार है उसके पठार से पश्चिम भाग से नर्मदा नदी निकलती है। भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का रूर कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है भारत का रूर। इसके बाद पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह में स्थित है। जो पारसनाथ की पहाड़ी है वो झारखंड के गिरिडीह में स्थित हो जाएगी। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 1365 मीटर की इसकी ऊंचाई हो जाती है। और छोटा नागपुर पठार खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे प्रमुख क्षेत्र भी माना जाता है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है ये खनिज भंडार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है भारत का। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये स्थित हो जाती हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक ये फैली हुई हैं। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है और ये हो जाती है आपकी 1350 मीटर की, जो महादेव पर्वत पर स्थित हो जाएंगी। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण भाग से निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। जो ताप्ती नदी है ये सतपुड़ा के दक्षिणी भाग से निकलती है। पश्चिम घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक 1500 किलोमीटर की लंबाई में, उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से और दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये अंतरद्वीप तक पाया गया है। ये हो जाता है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट ये आपका भारत है और ये आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा पूरा पश्चिमी घाट। ठीक है, तो ये कहाँ से है, तो ये आपका गुजरात से लेकर और ये आपका तमिलनाडु तक आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सतपुड़ा के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। जो आपकी सतपुड़ा है उसके उत्तरी भाग में जो है नर्मदा नदी का उद्गम भी होता है। और मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का जो पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है वो हो जाएगा सबसे पहले आपकी, ये कहा गया है पश्चिम से पूर्व, ये पश्चिम है और ये आपका पूर्व है। तो सतपुड़ा सबसे पहले आ जाएगी देखने को, यहाँ सतपुड़ा है, फिर आपकी महादेव की पहाड़ी आ जाएंगी, फिर आपकी आ जाती है मैकाल की, और फिर आ जाएगी छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है सारी चीज़ें याद रखनी है। सुमेलित करने के लिए ये क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। पश्चिम घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर है, इस सह्याद्री को दो भागों में, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित भी किया गया है। इसके बाद उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के जो सर्वोच्च शिखर हैं ये हो जाते हैं आपके जो कालसूबाई 1646 मीटर और कुंद्रेमुख हो जाता है 1892 मीटर। दक्कन का पठार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में ये स्थित है। इसके बाद दक्कन का पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। जो आपका हो जाता है दक्कन का पठार ये ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। ठीक है, तो इतनी बातें भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। ठीक है, तो दक्कन का हो जाता है, दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। जो दक्कन का पठार है उसमें काली मिट्टी की जो अधिकता पाई गई है।
अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं आपकी परीक्षाओं में। आपसे पूछ लिया जाएगा जो आपकी अजंता की गुफा है ये महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। बालाघाट, हरिश्चंद्र तथा सतमाला की पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हो जाएंगी। तीनों, बालाघाट है, हरिश्चंद्र और सतमाला, तीनों जो पहाड़ियाँ हैं ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित हो जाएंगी। अजंता श्रेणी का जो विस्तार है ये केवल महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। जो अजंता है ये आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, अजंता और एलोरा का। धारवाड़ का पठार ये कर्नाटक राज्य में स्थित हो जाएगा। धारवाड़ का पठार, धारवाड़ के पठार के पश्चिम में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी पहाड़ी देखने को आपको मिल जाती है। ये भी हो जाएंगी धारवाड़ के पठार के पश्चिम भाग में बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपकी देखने को मिल जाएंगी। और नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि राज्यों में ये फैली हुई है। ठीक है, तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है ये आपकी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक राज्यों में फैली हुई है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है और इसकी जो ऊंचाई है वो हो जाती है 2637 मीटर ऊंची। ठीक है, यानी 2637 मीटर ऊंची हो जाती है जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है दोदा बेटा। इसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित है। ये कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं केरल और तमिलनाडु राज्य की जो सीमा है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी हो जाती है अनाईमुड़ी। इसकी जो ऊंचाई है वो हो जाती है 2695 मीटर और ये अन्नामलाई पहाड़ी पर ही स्थित है। ठीक है, तो दो चीज़ आपने यहाँ पर समझ ली है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ये हो जाती है अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ियों पर और दूसरी ऊंची चोटी हो जाती है आपकी दोदा बेटा। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट बनता है ये बनता है कार्डामम की पहाड़ियाँ। तो कार्डामम की जो पहाड़ियाँ हैं ये देखने को मिलेंगी आपकी कन्याकुमारी से ये सटी हुई हैं। ठीक है, कार्डामम की पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी हुई हैं और गली कोंडा, सिकरामगट्टा, मादुगुला कोंडा पर्वतीय चोटी पूर्वी भाग में ये अवस्थित हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये बनता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ये आपको देख लेना है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा गया है। ये हो जाता है उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा गया है। इसके बाद उत्तर भारत के विशाल मैदान को विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर भाबर का क्षेत्र आ जाएगा, फिर बांगर आ जाएगा, फिर खादर आ जाएगा और फिर आपका तराई आ जाएगा। और ये जो हमारा भूगोल हम पढ़ रहे हैं इसके अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल वाली मैप वाली क्लास पढ़नी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे। वहाँ आपको जो है आर की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। इस तरह से जो हमने वहाँ पर मैप के माध्यम से ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, तो मैप के माध्यम से भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला पार्ट हो जाएगा ये हो जाता है भाबर का क्षेत्र। ठीक है, तो भाबर का ये प्रदेश हो जाएगा और भाबर प्रदेश शिवालिक की जो शिवालिक है उसकी तलहटी में, यह हमने पढ़ाया था आपको शिवालिक, और इसकी जो तलहटी है नीचे की तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपने समझ लिया। जो भाबर प्रदेश है वो शिवालिक की तलहटी में सिंधु से तीस्ता के तक जो है ये फैला हुआ है। तो सिंधु से और तीस्ता तक फैला हुआ है आपका शिवालिक। ठीक है, ये आपको, तो सिंधु से तीस्ता तक फैला हुआ है आपका भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे कंकड़, पत्थर, बजरी की अधिकता वहाँ पर पाई जाती है और वनों का जो है वहाँ पर अभाव पाया जाता है। भाबर प्रदेश में पारंपरिकता गति अधिक होने के कारण, पारगम्यता अधिक होने के कारण नदियाँ यहाँ पर विलीन हो जाती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा जो अगला क्षेत्र है वो है बांगर का क्षेत्र। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर ये आपका हो जाता है भाबर का क्षेत्र, ये आपका हो जाता है भाबर का क्षेत्र और इसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर बांगर का क्षेत्र। बांगर के क्षेत्र को समझेंगे तो बांगर जो है मैदानी भागों का उच्च भाग ये माना जाता है जहाँ सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, लेकिन एक समय में वहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँचता था। ठीक है, आज वहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं जा पाता, उसको जो है बांगर कहा जाएगा। बांगर मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसमें कंकड़ और रेत की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझ लेना है।
और बांगर को स्थानीय भाषा में भूड़ भी कहा जाता है। तो भूड़ की जो मिट्टी है ये आपने अपने गांव देहात में सुना होगा, भूड़ का जंगल है, भूड़ की मिट्टी है, तो ये हो जाती है आपकी बांगर, इसको कहा जाता है। इसके बाद देखने को मिलेगा हमें अपना खादर क्षेत्र। तो खादर प्रदेश नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, यानी जहाँ पर बाढ़ का पानी चला जाता है उसको जो है खादर प्रदेश कहा जाता है, और यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी देखने को आपको मिल जाएगी। खादर प्रदेश में नदियों के बाढ़ द्वारा हर वर्ष नवीन मिट्टी लाई जाती है। यह हर वर्ष लाई जाती है नवीन मिट्टी, और खादर प्रदेश को कछारी प्रदेश अथवा बाढ़ का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है खादर प्रदेश का निर्माण करती हैं, और तराई प्रदेश की बात, और यहाँ पर जो बताया गया है गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं ये खादर प्रदेश में डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है अगला पॉइंट है, ये हो जाता है हमारा तराई प्रदेश। तो तराई प्रदेश से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो तराई प्रदेश की जो आर्द्रता है वो सबसे अधिक होती है, जिसके कारण प्राय तराई मैदान दलदली ये क्षेत्र होते हैं। भाबर प्रदेशों की विलुप्त नदियाँ जो है तराई प्रदेश में पुनः सतह पर आ जाती हैं, और तराई प्रदेशों में घने वन भी पाए जाते हैं। तराई प्रदेशों में जैव विविधता का भंडार पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो अगला पॉइंट है ये बनता है आपका द्वीपीय भाग। तो द्वीपीय भाग से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है यहाँ पर अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप भारत में दो द्वीप समूह माने जाते हैं। तो दो द्वीप समूह हैं आपके भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। एक तो आपका भारत के जो है देखने को मिलेगा आपको पूर्व में, यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा, और जो लक्षद्वीप है ये आपका मिलेगा भारत के जो है भारत के जो है पश्चिम और दक्षिण में देखने को। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इनके बारे में बात करेंगे तो अंडमान और निकोबार जो है लक्षद्वीप भारत के दो द्वीप समूह हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो एक तो आपका यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है ये बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 836 द्वीप जो है माने गए हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर ये फिगर आपको चेंज भी देखने को मिल जाएगी। 836 द्वीप हैं जिनमें टापू, पथरीली चट्टानें ये सब देखने को मिलेगा आपका अंडमान निकोबार में। सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, और ये 732 मीटर ऊंची ये चोटी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी सैडल पीक। ठीक है, और ये अंडमान और निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा जो पत्तन है यानी बंदरगाह जो है वो हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, और ये दक्षिणी अंडमान में स्थित हो जाएगा। दक्षिणी अंडमान यानी एक अंडमान तो आपका ये हो जाता है और एक आपका इसके नीचे हो जाता है, तो इस दक्षिणी अंडमान में देखने को मिलेगा आपको पोर्ट ब्लेयर। दक्षिण द्वीप समूह ये आपका अरब सागर में स्थित है जो आपका। इसके बाद लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है ये आपको देखने को मिलेगा अरब सागर में। ठीक है, जो लक्षद्वीप है ये आपका अरब सागर में देखने को मिलता है कुछ इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर कितने द्वीप हैं, तो छोटे छोटे मिलाकर यहाँ पर 36 द्वीप जो है देखने को आपको मिल जाएंगे। एक यहाँ पर है, एक ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ जो है यहाँ पर ये टोटल 36 द्वीप आपको देखने को मिलेंगे अंडमान इसमें लक्षद्वीप में। इसके बाद लक्षद्वीप के मात्र 10 द्वीपों पर ही मानव की आबादी है, बाकी जो है वहाँ पर खाली है। और लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो हो जाता है एड्रोट या फिर एथरोट द्वीप, ये आपका सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। और पबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में नारकोंडम तथा बैरन नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं भारत में, एक आपका नारकोंडम और दूसरा हो जाता है बैरन द्वीप। लेकिन इसमें जो नारकोंडम है ये आपका सुसुप्त ज्वालामुखी हो गया है, और जो बैरन ज्वालामुखी है ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी माना जाएगा। ठीक है, तो दोनों को आपको देख लेना, दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं भारत में, एक आपका नारकोंडम, एक हो जाता है बैरन। ठीक है, और जो बैरन है वो अभी सक्रिय है, और नारकोंडम जो है सुसुप्त ज्वालामुखी बन गया है। इसमें जो है काफ़ी दिन से जो है ज्वालामुखी नहीं देखा गया है। इसके बाद 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है ये आपका मिनिकॉय है और ये आपका मालदीव है, तो इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा आपका 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में देखने को मिल जाएगा आपका 9 डिग्री चैनल। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा 10 डिग्री चैनल। तो इस तरह से ये जो है बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले आपका 8 डिग्री, फिर आपका 9 डिग्री, फिर आ जाएगा आपका 10 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर कहा गया है जो 10 डिग्री चैनल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। तो जो 10 डिग्री चैनल है ये आपका अंडमान और कार निकोबार के बीच में देखने को मिलेगा आपका 10 डिग्री चैनल। और यहाँ कहा गया है भारत के जो आपके समुद्री तटीय मैदान, तो समुद्री तटीय मैदान कौन कौन से हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो भारत के पूर्वी समुद्री तटों का कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का जो तटीय क्षेत्र है ये आपका कोरोमंडल तट कहा जाता है। कृष्णा डेल्टा से लेकर उत्तरी जो तटीय क्षेत्र है वो उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। तो इस तरह से आप इनको याद रखेंगे। पारादीप ये आपका देखने को मिलेगा उड़ीसा में, हल्दिया देखने को मिलेगा आपका पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई व्यू चिदम्बरनार ये आपका तूतीकोरिन हो जाता है, काजमारार ये आपका एन्नौर हो जाता है, ये आपका तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ये भारत के जो है पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हो जाते हैं। तो सारे आपको देख लेना है, ये आपके हो जाते हैं जो आपका पूर्वी तट है ये वाला तट, ठीक है। तो इस पर ये सभी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एक आपका हो जाएगा पुलिकट, ये आपके आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी, चिल्का ये आपके उड़ीसा में हो जाती है, कोलेरू ये आपके आंध्र प्रदेश में हो जाएगी और पूर्वी तट पर ये स्थित है और ये प्रमुख लैगून झील भी मानी जाती हैं। तो पूर्वी तट आपने देख लिया भारत का ये वाला हो जाता है और इसी पर जो है आपको ये सभी झीलें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद बात करेंगे जो हमारा हो जाता है पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट में सबसे पहले दीनदयाल जिसको कांडला के नाम से जाना जाता है, मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, मुर्मुगोवा गोवा में हो जाएगा, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में हो जाएगा, कोचीन केरल में हो जाएगा, नावा सेवा हो जाता है महाराष्ट्र में। तो ये सभी जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको सभी को याद रखेंगे। और भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है तो पश्चिमी आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारे यहाँ पर बनता है भारत के पश्चिमी समुद्री तटों को गुजरात से दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के तटीय भाग को गुजरात या काठियावाड़ का मैदान तथा महाराष्ट्र गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कोंकण तट और गोवा से कर्नाटक से जो मंगलूर तक के तटीय क्षेत्र को कनारा तट और मंगलूर से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है जो हमारी ये सीमा है यहाँ पर, तो यहाँ सबसे पहले जो दिखाया गया है तो गुजरात में देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर काठियावाड़ तट। इसके बाद जो आपका महाराष्ट्र से और गोवा तक का तट है ये आपको देखने को मिलेगा, इसको कहा जाता है आपका कोंकण तट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद गोवा से और कर्नाटक का जो क्षेत्र है तो ये देखने को मिलेगा आपका कनारा तट के नाम से, ठीक है। और यहाँ से जो है फिर कन्याकुमारी तक चलेंगे तो ये आपका मालाबार तट के देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मालाबार तट कहाँ हो जाएगा, सबसे नीचे की तरफ हो जाता है मालाबार तट। और चलिए दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम यहाँ पर आपको जो हमारा वीडियो शुरू होगा ये होगा अफवाह तंत्र से। तो भारत के अफवाह तंत्र से काफ़ी सारे जो है आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे। और कल हम आपकी नदियाँ भी कराएंगे, सारी नदियाँ कल देख लेंगे। इसके बाद नदियों के किनारे प्रमुख नगर, भौगोलिक उपनाम और नगरों के उपनाम और ये सारी चीज़ों कल वाली वीडियो में हम इनको कवर करा देंगे। भारत की जो प्रमुख झीलें ये भी आपको कल ही देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।